नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज के हेडलाइन से। जिले में रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक लगाए जाने वाला कर्फ्यू हटाया गया। कोरोना पर कलेक्टर ने दिए नए निर्देश। 5 करोड़ रुपए की लागत से बनी टिमकीटोला पुलिस चौकी में नहीं पहुंची पुलिस। भवन से हो रहे अवैध काम संचालित। जिले में अलग अलग घटनाओं में 3 व्यक्ति की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। जिले में मिले 5 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज, 43 एक्टिव मरीजों का चल रहा है इलाज। अब खबरें विस्तार से। शहर के वार्ड नंबर 33 गायखुरी घाट वैनगंगा नदी में एक मछुआरा तेज बहाव में बह गया, जिसकी तलाश की जा रही है, लेकिन नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण तलाश करने में भारी मशक्कत करना पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार 3 और 4 अगस्त की दरमियानी रात को अचानक नदी में जलस्तर बढ़ने लगा। इसे देख गोंगले निवासी मछुआरा पोतन मेश्राम नदी में फंसी अपनी नाव को निकालने गया और इसी दौरान वह तेज बहाव में बह गया। यार नाव बीच में बंदी थी, ये नाव के लिए जा रहे थे, नाव पकड़ा ही नहीं, हाथ छूट गया। तो ये पानी था क्या नहीं उस समय? ये पानी बढ़ गया था। कब से बढ़ा था पानी? ये तो 10 बजे के बाद से बढ़ना चालू हो गया था। रात में? हाँ। तो क्या जाल उल भी डाले थे क्या? हाँ, जाल डाले थे। तो हर दिन निकालते थे क्या? हाँ। तो बॉडी मिली कि नहीं मिली अभी तक? नहीं मिली। जानकारी लगी है कि मतलब अपना गोंगले निवासी मेहतर मेश्राम जो कल जाल वाल डाला था, जानकारी लगी पानी कम होने की वजह से, और कल दिन से पानी गिरना चालू हो गया था, तो जिसकी वजह से अचानक पानी गिर गया। पानी गिरने से पानी नदी में बढ़ गया, बढ़ने की वजह से उसकी नाव फंस गई। नाव लेने गया और उस वजह से उसके डूबने से मृत्यु हो गई। और मैं चाहूँगा कि ऐसे मतलब बरसात के दिनों में नदी में कोई अचानक जाल वाल न डाले और मछली पकड़ने का काम न करे, जिससे ऐसी दुखद घटना ना हो, दुखद घटना की पुनरावृत्ति न हो। क्या अभी बॉडी मिल गई क्या? नहीं, बॉडी नहीं मिली है। इस पे जो जानकारी लगी कि उसने अपने डाई बांधा था कमर में, तो हम लोग के सामने उसकी डाई निकली सामने से, तो संभावना व्यक्त की जा रही कि वहीं फंसा हुआ। आज सुबह थाने पर खबर आई कि मेहतर मेश्राम पिता दयाराम मेश्राम निवासी गोगलई का वैनगंगा नदी गायखुरी घाट पर टापू पर बंधी अपनी नाव को खोलने के लिए सुबह आया था। नदी में पानी ज़्यादा होने की वजह से पैर फिसला और वो बह गया, जिसके रेस्क्यू टीम आई हुई है और अब सब मिलकर खोज रहे हैं उसकी। अभी तक कोई पता नहीं चला है, जिसकी खोजबीन जारी है। ये मछली पकड़ने का काम करता था नदी। वारासोनी थाना के अंतर्गत ग्राम पंचायत रमरमा और कटंगझरी के मध्य सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक घायल हो गया है, जिन्हें डायल 100 की मदद से सिविल अस्पताल लाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार कटंगझरी निवासी दीपक लाल आचरे के घर उसका जावाई महेश पिता रमेश नागेश्वर सिल्वा कटंगी 38 वर्ष 2 दिन पहले ही रक्षाबंधन के लिए आया था, जहां भाई का लड़का मुकेश पिता निर्पतलाल आचरे नांदीटोला बुदबुदा आया और दोनों सुबह साथ में घूमने गए थे, जो रमरमा कटंगझरी के बीच पेड़ से टकरा गया, जहां पर मौके पर मुकेश आचरे की मौत हो गई तो वहीं जवाई घायल हो गया, जिस पर राहगीरों के द्वारा डायल 100 को सूचना दी गई, जिसकी मदद से दोनों को सिविल अस्पताल लाया गया। ये बाइक से छुए, वो खुदे की बाइक से। कौन कौन घायल हुए? ये जवाई है और भतीजा आया हुआ। जवाई और भतीजा ये कहाँ से कहाँ आ रहे थे? वो रमरमा से आ रहे थे कि अब कार से आ रहे थे, ये नहीं जानता मैं। कहाँ हुआ बोलते हैं घटनाक्रम आपको ये पता? घटना हुआ है कटंगझरी और रमरमा के बीच में मान तो ये काहे से थे? बाइक से। तो ये इनको कोई ने 4 व्हीलर या 2 व्हीलर किसने टक्कर नहीं मारा? इनका खुद का? वो झाड़ से टकराए होंगे, ऐसा लगा मेरे को। मैं भी नहीं जानता ना जी उतना जी। आए थे रक्षाबंधन में आए थे। रक्षाबंधन के लिए आए थे। और आपका भतीजा कहाँ रहता है? ये बुदबुदा नदी टोला। तो ये भी रक्षाबंधन के लिए जाया था आपके यहाँ? नहीं, अपने आले ही आए थे, जब उतने समय 8 बजे गए ना। नहीं, तब तक नहीं आया था? आए थे। तो ये आज ही आए हैं? आज ही आए होंगे। अब वो गए थे नदी टोला के, अब आए थे वो नहीं जानता मैं। इसका तो गंभीर है, इसका तो जवाई को तो कुछ नहीं है, लड़का खत्म हो गया। ये अभी 100 डायल से 2 लोगों को लाया गया है, महेश नागेश्वर और मुकेश आचरे को। इसमें से
जो मुकेश आचरे है ये मृत अवस्था में यहाँ पे अस्पताल में लाया गया है और महेश नागेश्वर बेहोश है, गंभीर रूप से घायल है और शायद इसके पैर की हड्डी भी टूटी हुई प्रतीत होती है। इसको महेश को प्रथम उपचार अभी उसका हो गया है और उसको बालाघाट ले जाने की सलाह दी जा रही है क्योंकि फ्रैक्चर है और बेहोश है वो, उसको सिर में अंदरूनी चोट लगी होगी। और जो ये है मुकेश है, मुकेश आचरे को मृत अवस्था में लाए जाने के कारण पुलिस को इसकी सूचना दी जा रही है आगे की कार्रवाई के लिए। बारिश के दौरान लगातार स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन के द्वारा लगातार लोगों को समझाइश दी जाती है कि वे जमीन पर ना सोएं। बावजूद इसके कि लोग जमीन पर सो रहे हैं और सर्पदंश की घटनाएं बढ़ती जा रही है। इसी कड़ी में हट्टा थाना के अंतर्गत दहीगढ़वा में एक महिला उमा पटले जमीन पर सोई हुई थी। इस दौरान उसे जहरीले सर्प ने काट लिया, जिसके इलाज के दौरान मौत हो गई। सुबह के टाइम की घटना है, 4 बजे के टाइम में। तो उस समय उसको सांप ने नीचे सोई थी, सांप ने काट लिया। कौन सा सांप था? वो था डांडे का सांप। अच्छा, फिर सांप ने काटा, फिर उसके बाद में क्या किया फिर आप लोग ने? अपन ने तुरंत में हट्टा ले गए। हट्टा में क्या हुआ? हट्टा में गेट बंद था हॉस्पिटल का, हम वहीं से वापस आ गए सीधे इधर। तो हॉस्पिटल में कोई मिला भी नहीं क्या? नहीं, कोई नहीं दिखा, ताला बंद था। हाँ। उसके बाद फिर यहाँ पे लाए, फिर यहाँ पे लाए और यहाँ इलाज उन्होंने सिर्फ ग्लूकोज लगवाए, पर्ची बनवा के, बस इंजेक्शन को कोई दिए नहीं हमारे सामने। अच्छा, और एक्सपायर कितने बजे हुई? एक्सपायर यही समथिंग 6 बजे के बाद ही है, 6:30। तो इनकी शादी हो गई थी क्या? हाँ, इनकी शादी हो गई थी तो तलाक हो गया था इनका। अच्छा, कब हुई थी शादी इनकी? इनकी शादी 2011 में हुई थी। बच्चे भी एक जन के? नहीं। लंबे समय से बालाघाट जिला जेल में बंदियों की संख्या अधिक होने से परेशानियों को देखते हुए आखिरकार जेल प्रशासन के द्वारा 150 बंदियों को जबलपुर केंद्रीय जेल सहित पाटन व अन्य जेल भेज दिया गया। आपको बता दें कि जिला जेल में 170 बंदियों को रखे जाने की क्षमता है। इसके विपरीत 425 से अधिक बंदी बालाघाट जिला जेल में थे। इसे देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। अभी हमारे जेल मुख्यालय ने हमको निर्देशित किया था कि जिन जेलों में लॉकअप जो है वो क्षमता से अत्यधिक है, क्षमता से बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ के बंदियों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया जाना था, जो सुरक्षित जेलें हैं मध्य प्रदेश की। तो इसमें जो बालाघाट जिला है उसमें बंदी की जो क्षमताएँ हैं वो 170 बंदी को हम रख सकते हैं। 170 बंदी को रखने की हमारे पास क्षमता है, किंतु हमारे पास लगभग 425 बंदी निरोधित है। और ये जो ओवरक्राउडिंग थी वो 150% अतिरिक्त ओवरक्राउडिंग थी। तो ये अतिरिक्त ओवरक्राउडिंग से बचने के लिए जेल मुख्यालय के आदेश पे हमने 100 बंदियों को यहाँ से केंद्रीय जेल जबलपुर में ट्रांसफ़र किया है। जिला जेल बालाघाट के 100 बंदी केंद्रीय जेल जबलपुर गए हैं और 50 बंदी सब जेल बारासिवनी के जो हैं वो 25 बंदी को सब जेल पाटन और 25 बंदी को सब जेल सिहोरा में स्थानांतरित किया है। और स्थानांतरण हमारा एसपी साहब के सहयोग से और आरआई साहब के सहयोग से ये पूर्ण हो गया है और हमने 150 बंदी लगभग इस जिले से अन्य जेलों में ट्रांसफ़र किए हैं। बंदियों को बालाघाट से शिफ्ट करने के दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखा गया कि वे बालाघाट के तो नहीं, जिससे बंदियों को मिलने में परिजनों को परेशानी का सामना न करना पड़े। केवल हमको ये निर्देश प्राप्त थे कि अंडर ट्रायल जो बंदी हैं, जो हवालाती हैं और यथासंभव जो छोटी धाराओं में निरुद्ध हैं, जिनके जल्दी छूटने की संभावना है, वैसे हमने लिस्ट बना के वैसे बंदियों को छोड़ा है हमने। और बड़ी धाराओं में हमने उन बंदियों को लिया है जो बालाघाट से संबंधित नहीं है, जैसे बाहर के कोई झारखंड के हैं, इन लोगों को हमने जबलपुर स्थानांतरित कर दिया है ताकि उनको परिजनों से मिलने में भी आसानी रहे और वो पर्याप्त सुरक्षा में भी रह सके। इसलिए उनको केंद्रीय जेल जबलपुर स्थानांतरित किया है। सभी बंदी छोटी धाराओं के हैं और जल्दी छूटने की उनकी संभावना है। लांजी नगर के मंडई टेकरी स्थित वार्ड क्रमांक 5 एवं 6 में 3 अगस्त को शाम करीब 7 बजे अचानक 11 केवी का विद्युत तार रिहायशी इलाके में टूटकर गिर जाने से अनेक घरों के विद्युत मीटर जलकर खराब हो गए। साथ ही घरों में लगे टीवी, पंखे, बल्ब के साथ ही घरों की वायरिंग जल गई। इस संबंध में वार्ड वासियों ने बताया कि रिसेवाड़ा फीडर की 11 केवी विद्युत लाइन घरों के ऊपर से गुजरी है, जिससे पूर्व में भी इस तरह के तार टूटने की घटना हो चुकी है, जिसके पश्चात वर्ष 2016 से अब तक अनेक बार विद्युत विभाग को यहां से लाइन हटाने के लिए आवेदन कर चुके हैं, किंतु विद्युत विभाग के द्वारा कार्रवाई नहीं की जाने से पुनः इस तरह की घटना घटित हुई है।
इस घटना में लोगों को आर्थिक रूप से क्षति का सामना करना पड़ रहा है। इसमें आए दिन वायर में ब्लास्ट होने की समस्या आती रहती है। इससे पहले भी 2-4 बार ऐसी ब्लास्ट हो चुका है। 2016 से अपन ने इसमें आवेदन दे चुके हैं। बार बार उनसे संपर्क किया अधिकारी से, उनने बोले ठीक है आपकी समस्या का निराकरण हो जाएगा, लेकिन अभी तक की कोई सुनवाई नहीं हुई। आके सिर्फ देखे भी नहीं है, सिर्फ हो जाएगा कि आश्वासन दिए कई बार, लेकिन अभी तक का निराकरण नहीं हुआ। कल रात में करीबन 7:30 बजे अचानक ही, उस समय कुछ पानी नहीं आया, कुछ नहीं आया, तूफान नहीं आया, अचानक ही ब्लास्ट हो गया। और ब्लास्ट हुआ तो सब लोग देखे तो वायर टूट गया, तो सब घबरा गए। तो सभी के घरों के मीटर भी उड़ गए एक साथ, कम से कम 15 से 20 मीटर उड़े हैं एक साथ। तो सभी के यहाँ की लाइट भी गई है, वायर भी जल गया है, कुछ लोगों के यहाँ टीवी भी उड़ गई है। क्या अचानक रात में बिजली कड़कने के कारण जो है यहाँ पे कुछ लाइटिंग हुआ, उसकी वजह से तार टूटा है। तो यहाँ पे देखने में आया है, बाढ़वासी से बोले हैं कि यहाँ पे घर के नीचे जो है कंडक्टर टूट के गिर गया है। तो मेरे संज्ञान में आया है, जिसको हम तुरंत और मरम्मत करवाएंगे। अभी तो तत्काल लाइन चालू करने के लिए तार जुड़वा रहे हैं, लेकिन इसमें क्या गार्डिंग वगैरह का व्यवस्था करवा देंगे। पहले भी गार्डिंग की व्यवस्था इसमें होती थी, तो पहले इसके पहले नहीं करवाए थे सर इसमें? तो क्या मेरे संज्ञान में नहीं आया था अभी तक, यहाँ पे ऐसा प्रॉब्लम है। अभी ये लोग बता रहे हैं कि पहले आवेदन दिए थे। लांजी नगर की लाइन है सर? नहीं, लांजी नगर का नहीं है, ऋषि वाला फीडर है, ग्रामीण फीडर है। क्या लांजी से ही गुजरी है लाइन, तो ये लांजी में रहने वाले हैं ये लोग, बाढ़वासी, जिनको दिक्कत जा रहा है। कोई ऐसे कुछ हानि हुई है यहाँ पे अभी लोगों के यहाँ पे? और मीटर वगैरह सब जला है, तो उसको चेंज करवा देंगे, विभाग से चेंज हो जाएगा। लालबरा से 11 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत धारावासी के अंतर्गत आने वाले ग्राम मौसमी में रंगलाल भलावी के कच्चे मकान की दीवार तेज बारिश में धराशायी हो गई, जिससे कोई जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन पीड़ित परिवार को भारी नुकसान हुआ है। इस घटना की जानकारी मिलने पर घटनास्थल पर पहुंची पद्मेश 24/7 की टीम ने पाया कि मौसमी निवासी रंगलाल भलावी के मकान की मुख्य दीवार तेज बारिश के कारण गिर गई है। ये बारिश की वजह से रात में झमाझम बारिश हुई, उस वजह से दीवार पे दम नहीं रहा था, इस वजह से वो दीवार गिर गई। कितने समय गिरी? 4 बजे, करीब 4 बजे सुबह, जिसमें से बांस बल्ली का नुकसान हुआ, जिसमें से हम सुबह कट की आवाज़ हुई तो हम लोग बाहर निकल गए। अच्छा हो गया कि हम बाहर निकल गए, नहीं तो वरना हम पे दीवार गिर जाती या कुछ भी दुर्घटना हो सकती। लगभग कितने का नुकसान हुआ होगा? फिर भी हो गया 10-20 हज़ार का नुकसान हो गया। तो इसकी सूचना अभी किसको दी? सबसे पहले तो कोटवार भैया, आनंद भैया को, गजबी को दिए। उनने आपने सलाह दिया कि पटवारी साहब आएंगे, उसका निरीक्षण करेंगे, उसके बाद आगे कार्रवाई करेंगे। 4 अगस्त को मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद के द्वारा जिला प्रशासन को 2 मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें एक दिन पूर्व छिंदवाड़ा जिले के पूर्व विधायक मनमोहन शाहवट्टी की मौत तो संदेहास्पद बताते हुए न्यायिक जांच की मांग की गई। आज हमने जो कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है, उसमें हमारी दो बिंदु ये भी थी कि जिस प्रकार से हमारे आदिवासी सपूत जो अपनी बातों को बुलंद तरीके से रखना जानते थे, मनमोहन शाहवट्टी जी, जिनका आकस्मिक जिस प्रकार से संदेहास्पद निधन हुआ है, उसकी न्यायिक जांच कराने के लिए हम सरकार से मांग की है हमने। और जिस प्रकार से उनका जो पार्थिव शरीर को उनके निवास जिले निवास के लिए ले जाने के लिए जो अनुमति नहीं मिली है, उसका जो मेन कारण है वो सरकार स्पष्ट करे, एक ये मांग रखी है। इस दौरान विश्व आदिवासी परिषद के द्वारा श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए आदिवासियों के पवित्र स्थानों से मिट्टी ले जाने पर आपत्ति दर्ज कराई है। जितने भी हमारे पूरे देश के जो हमारे आस्था के केंद्र हैं, जितने जो आदिवासी धर्म की जगह हैं, जैसे सरना धर्म का जो झारखंड से हैं, और कछारगढ़ जो हमारा बहुत बड़ा एक देव स्थान है, तो इस स्थान से श्री राम जन्मभूमि के निर्माण के लिए जो मिट्टी वहाँ से उठा के लेके गई है, वो हमारे किसी भी एथेंटिक आदिवासी ट्रस्ट या समितियों से किसी प्रकार का निवेदन नहीं किया गया, उनकी अनुमति नहीं ली गई, और इस प्रकार से हमारी धार्मिक भावना को ठेस पहुँचाते हुए उन्हें जो कृत्य किया है, उन्हें चिन्हित करके उन्हें अपराध बोध का एक मामला दर्ज किया जाए और उन्हें दंडित किया जाए, ये हमारी मांग रही है। बहेला थाना के अंतर्गत ग्राम रेसेवाड़ा के
टिमकी टोला में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा पुलिस हाउसिंग बोर्ड के माध्यम से लगभग 5 करोड़ रुपए की लागत से वर्ष 2016-17 में पुलिस चौकी बनाई गई थी, किंतु अब तक प्रारंभ नहीं हुई है। वर्तमान में इस चौकी पर गौ तस्करों का कब्जा बना हुआ है। आपको बताएं कि वर्ष 2009 में नक्सली एनकाउंटर में एक पुलिस जवान शहीद हो गया था, जिसकी मदद करने जा रही पुलिस को गौ तस्करों के द्वारा मदद न पहुंचे, इस हेतु रिसेवाड़ा में पुलिस का वाहन जला दिया गया था। इस घटना के बाद ही यहां पुलिस चौकी बनाए जाने हेतु सरकार के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसके उपरांत लगभग 5 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली पुलिस चौकी बनकर तैयार हो चुकी थी, किंतु इस पुलिस चौकी को गौ तस्करों ने अब तक खुलने नहीं दिया। बताया जा रहा है कि इस चौकी के आसपास अधिकांश रहने वाले गौ तस्करी के कार्य में संलिप्त है। यहां पुलिस चौकी खुल जाने से इनका अवैध कारोबार खत्म हो जाएगा, इस हेतु यहां चौकी खुलने नहीं दी गई। यहां के निवासियों के द्वारा यहां चौकी ना खुले, इस हेतु सामूहिक रूप से प्रयास कर हाईकोर्ट में पिटीशन भी लगाया था। फिर भी इसके बावजूद भी यहां पुलिस चौकी बनकर तैयार हुई, परंतु अब तक यह चौकी प्रारंभ नहीं हो पाई है। देखना अब यह है कि लगातार मामलों के खुलासे के बाद पुलिस प्रशासन 5 करोड़ रुपए में बनी इस पुलिस चौकी पर अनदेखी दिखाती है या फिर सजगता का परिचय देते हुए पुलिस चौकी को शुरू करती है। लांजी से पद्मेश 24/7 के लिए दिनेश रामटेकर की रिपोर्ट। लालबराव नगर मुख्यालय सहित क्षेत्र में 4 अगस्त को भुजलिया पूर्व सादगी पूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर मंगलवार को शाम 4 बजे पश्चात नगर मुख्यालय सहित क्षेत्र भर में जहां अधिकतर ग्रामीणजनों के द्वारा अपने घरों में भुजलियों का विसर्जन किया गया, वहीं कई ग्रामीणों के द्वारा नजदीकी तालाब व नदियों में विधि विधान से पूजन अर्चन कर विसर्जित किया गया। इस अवसर पर नगर मुख्यालय में वरिष्ठ नागरिक व समाजसेवी गिरीश पाठक के द्वारा माता बहनों व बच्चों को भुजलिया पर्व की शुभकामनाएं प्रेषित की गई। बालाघाट नगर के जय प्रकाश कॉलोनी वार्ड नंबर 29 स्थित इंडस्ट्रीज में एक मजदूर की मशीन में हाथ जाने से उसकी तीनों उंगलियां कट गई। घायल मजदूर बिड्डू कुमार मंडल पिता फुनेश्वर मंडल 20 वर्ष जयप्रकाश कॉलोनी निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार बिड्डू मंडल पेपर डिस्पोजल ऑपरेटर है और वह जयप्रकाश कॉलोनी स्थित लक्ष्मीचंद इंडस्ट्री में काम करता है। 4 अगस्त को 3:30 बजे करीब बिड्डू मंडल मशीन रिपेयरिंग कर रहा था। उसी समय उसका दाहिना हाथ चलती मशीन में चला गया, जिससे उसके तीनों उंगली मशीन के गियर में कट गई। चिल्लाने पर मशीन बंद की गई। घायल बिड्डू मंडल को उसके मालिक ने जिला अस्पताल लाकर भर्ती किया है। जिले के कटंगी थाना के अंतर्गत ग्राम जरा मोगा रोड पर बेलगाम i10 कार ने मोटरसाइकिल को चपेट में ले लिया। इस सड़क दुर्घटना में कार की जबरदस्त ठोकर से मोटरसाइकिल सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को कटंगी के अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां एक घायल व्यक्ति की मौत हो गई। 4 अगस्त को 4 बजे यह सड़क दुर्घटना उस समय हुई जब मोटरसाइकिल में सवार दोनों व्यक्ति कटंगी से बारसूनी आ रहे थे। मृतक जेठूलाल रांगजाली 35 साल ग्राम चिचलडो माल थाना कुरई जिला सिवनी निवासी है। अन्य घायल अमर सिंह उइके 40 वर्ष ग्राम नंदोरा थाना कटंगी निवासी जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। i10 का कार चालक विशाल चौरे फरार बताया गया है। नगर में नो एंट्री का समय बढ़ाए जाने और नगर में बाईपास की सुविधा तत्काल प्रदान करने की प्रमुख मांगों को लेकर मंगलवार को ट्रक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कलेक्टर दीपक आर्य से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने उनकी इस 2 प्रमुख मांगों को तत्काल पूरी किए जाने की गुहार भी लगाई। कलेक्टर दीपक आर्य से की गई इस चर्चा में ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने व्यवसाय को लेकर आ रही दिक्कतों का हवाला देते हुए उनकी यहां दोनों प्रमुख मांगे तत्काल पूरी किए जाने की बात भी कही। वहीं मांग न पूरी होने पर 10 अगस्त से समस्त प्रकार के ट्रक एवं अन्य माल भाड़ा वाहनों के पहिए जाम कर अनिश्चितकालीन हड़ताल किए जाने की भी चेतावनी दी। कंपनियां सभी यहाँ पर है। हम लोगों को भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही हो रही है कि 2:30 बजे के बाद यहाँ से गाड़ियाँ कोई जाती नहीं बाहर, तो सीमेंट सप्लाई भी नहीं हो पा रही है, बराबर माल नहीं पहुँचा पा रहे हैं। लेबर जो जाता है बेचारा वो 10 बजे वापसी आए कैसे आए, उसको 5 किलोमीटर से पैदल आना पड़ता है, भूखा प्यासा वहाँ पड़े रहता है। वही स्थिति ड्राइवरों की रहती है, तो इसके कारण रेकों में लाखों रुपये का डीसी लग रहा है। तो इसके कारण सीमेंट एसोसिएशन ने भी यही तय किया कि हम ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के साथ जाएंगे और हम पूरी टोटल सप्लाई रोक देंगे 10 तारीख से। हम कहीं भी पूरी हड़ताल, सीमेंट एसोसिएशन भी कहीं भी सप्लाई नहीं करेगा सीमेंट का और कुछ नहीं करेगा। अच्छा, सब्जियों की सब्जी गाड़ियां भी बंद हो जाएंगी, सब बंद होगी, सब ट्रक बंद हो गए ना, तो सब्जी गाड़ियां भी बंद होगी, मतलब कंप्लीट चक्काजाम होगा। ट्रांसपोर्ट का ट्रक बंद हो जाएंगे, बस ट्रक बंद हो जाएंगे तो ट्रक। बालाघाट का दुर्भाग्य है कि बालाघाट में ट्रांसपोर्ट नगर नहीं, ना ही बाईपास रोड है और न ही गाड़ी खड़ी करने का कोई ठिकाना है। इसके अलावा उसके ऊपर में नो एंट्री जो बालाघाट में
मध्य प्रदेश में इतनी टाइम ज़्यादा टाइम कहीं पर भी इतनी ज़्यादा नो एंट्री नहीं होती जितनी बालाघाट में है। बालाघाट में मात्र 3 घंटे का समय है ट्रांसपोर्टर के लिए अपने व्यवसाय को चलाने के लिए, और इन 3 घंटे में कुछ भी काम नहीं हो पाता है, जिससे व्यापार पूरा ठप हो चुका है। तो हम लोग कलेक्टर महोदय के पास में आए थे निवेदन करने कि हमारे को नो एंट्री के टाइम में वृद्धि की जाए और बाईपास रोड दिया जाए। हमें कोई मतलब नहीं कि कहाँ से रोड दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमको बाईपास रोड चाहिए और नो एंट्री का समय ज़्यादा दिया जाए। हाँ, हम लोग अगर नो एंट्री का टाइम नहीं बढ़ाएगा तो हम 10 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे समस्त ट्रांसपोर्टर सीमेंट एसोसिएशन सभी लोग मिलकर जाएंगे। कोई छोटी गाड़ी बड़ी गाड़ी ट्रैक्टर वाले सभी मिलकर हम लोग एकदम एकजुट होकर हड़ताल करेंगे। ये सबको पता है कि जैसे ये स्टेट हाईवे है और स्टेट हाईवे पे केवल 12 घंटे ट्रैफिक अलाउ रहना, 11 घंटे और 13 घंटे स्टेट हाईवे को बंद करके रखना, ये अपने आप में वैसे ही बड़ा देखा जाए तो लीगली ये बहुत ही गलत बात है। पर क्योंकि ठीक है, बीच में जब नो एंट्री खुली है, कुछ ऐसे एक्सीडेंट हुए हैं जिससे लोगों की मौत हुई है, तो हम लोग ये भी नहीं चाहते कि हमारे कारण किसी का परिवार उजड़े, किसी का परिवार बर्बाद हो। लेकिन अब क्योंकि व्यवसाय भी आवश्यक है, दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा सामंजस्य बनाने की आवश्यकता है बालाघाट जिले के अंदर कि कम से कम व्यवसाय भी चलता रहे, लोगों को हम उनकी जान माल की रक्षा भी कर सकें और अपना रोजी रोटी भी चला सकें। इसको देखते हुए हम लोगों ने ये मांग की है कि जल्द से जल्द बाईपास की शहर में व्यवस्था की जाए। अभी बीच में जो बाईपास की व्यवस्था हुई थी उसमें कुछ अवरोध आया, कुछ शायद यहाँ के जो पर्यावरण प्रेमी हैं उन्होंने शायद कुछ आपत्तियाँ ली, तो हमने प्रशासन से वो बात की है कि क्या उनकी आपत्तियाँ हम दूर कर सकते हैं, क्या कोई ऐसा मार्ग निकाल सकते हैं जिससे ये बाईपास का जो हमारा सपना है शहर का, ये जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए। क्योंकि जो रिंग रोड का जो मास्टर प्लान है वो तो लगभग आज तक उसका इनॉग्रेशन ही नहीं हुआ। इनॉग्रेशन बनने के बाद इस पूरे विषय पर कलेक्टर दीपक आर्य ने कहा कि ट्रक ऑपरेटर एसोसिएशन की मांग के अनुसार के समय को बढ़ाए जाने की योजना बनाई जा रही है। लालवर्रा नगर मुख्यालय से सटी ग्राम पंचायत मानपुर में लालवर्रा बालाघाट राज्य मार्ग क्रमांक 72 पर स्थित सर्राटी नदी के पुल पर 4 अगस्त को शाम 7:30 बजे एक युवक बेसुध अवस्था में पाया गया, जिसे राहगीरों के द्वारा देखे जाने पर पुलिस को सूचित किया गया। उसके बाद मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी रघुनाथ खातरकर के द्वारा अपने वाहन से घायल अवस्था में पड़े युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालवर्रा पहुंचाकर उसे भर्ती किया गया, जहां उपचार जारी है। पुल पर बेसुध पड़े युवक के पास एक मोटरसाइकिल भी मिली है, जिससे दुर्घटना का अंदेशा व्यक्त किया जा रहा है। कोरोना वायरस संक्रमण महामारी को देखते हुए शासन के द्वारा हर गरीब तक खाद्यान्न पहुंचाने के लिए नगर पालिका परिषद को खाद्यान्न वितरण की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी, लेकिन नगर पालिका की लापरवाही की वजह से खाद्यान्न तो वितरण नहीं हुआ, उल्टा उसमें अब इल्ली लग गई है। इस बात का खुलासा स्वयं नगर पालिका के निवर्तमान पार्षद कर रहे हैं और नगर पालिका परिषद पर आरोप लगा रहे हैं कि उनकी इस लापरवाही की वजह से दर्जनों गरीबों तक राशन नहीं पहुंच पाया। लॉकडाउन था, उस समय खाद्यान्न आया था हमारे नगर पालिका में बांटने हेतु गरीबों को कि उन्हें चुंगड़ी से दिया जाए चावल करके। तो उस समय चावल तो बांटा गया, लेकिन आज की डेट में जुलाई का महीना अगस्त निकल गया, अगस्त का महीना आ गया और ऐसी कई 10-10 किलो की पैकिंग वाली पन्नियाँ रखी हुई है, जिसमें चावल में इल्लियाँ हो गई है, गाडरी हो गई है, पूरी खाने योग्य भी नहीं रहा। अगर यही चावल अभी किसी गरीब को देते जो खाने योग्य नहीं, बेचारे भूखे मर रहे हैं, तो वो कम से कम उनके काम आता। और ये चावल अभी कुछ दिनों बाद किसी के खाने के काम भी नहीं आएगा। ये नगर पालिका की क्या बता रहा है इसको? नगर पालिका कितने यानी स्थिति बेकार है कि यानी गरीबों को खाना बोल रहे, एक तरफ कि हम दे रहे हैं, रसोई घर चला रहे हैं, और दूसरी तरफ देखो यहाँ चावल सड़ रहा है। किसकी लापरवाही लग रही है आपको? ये नगर पालिका की लापरवाही है, और जो इस विभाग का है खाद्यान्न आपूर्ति वाले में, नगर पालिका में, उनकी गलती है और बड़े अधिकारियों की गलती है। वहीं इस मामले में नगर पालिका के सीएमओ जानकारी देते हुए बताते हैं कि इस बचे हुए खाद्यान्न को दीनदयाल रसोई योजना के माध्यम से खाद्यान्न के रूप में उपयोग किया जाएगा। नहीं, ये जो हम लोगों ने लोगों से दाल लिया था, इसमें जो हम लोग मिसाइल लोगों की मदद कर रहे थे, उसमें कुछ पैकेट रह गए हैं, वो दीनदयाल रसोई योजना में उसको भेजने के लिए बोला था, चला जाएगा, वहाँ साफ सुथरा होकर उपयोग करेगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि आईसीएमआर लैब एवं जिला चिकित्सालय बालाघाट की ट्रू नॉट लैब से 4 अगस्त को प्राप्त रिपोर्ट में 5 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इनमें से एक मरीज किरणापुर विकासखंड,
एक मरीज कटंगी विकासखंड एवं 3 मरीज लालबरा विकासखंड के हैं। यहाँ सभी मरीज कोरोना हॉटस्पॉट शहरों से आए हैं और जिले में आने पर उन्हें क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था। इस प्रकार बालाघाट जिले में अब तक 149 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से 106 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं और 43 मरीजों का उपचार किया जा रहा है। बालाघाट जिले में कोरोना के संक्रमण पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ने जिले में बाहर से आने वाले नागरिकों व उनके परिजनों से स्वतः ही आगे आकर अपने आने की जानकारी देने की अपील की है। कलेक्टर दीपक आर्य ने 4 अगस्त को मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि जिले में अब तक कोरोना के 144 संक्रमित केस में यह बात सामने आई है कि ये सभी संक्रमित बाहर से आने वाले हैं। जिले में किसी को भी कोरोना नहीं निकला है। सिर्फ उकुआ के छपरवाही के ऑटो चालक के संपर्क में आने से ही स्थानीय स्तर पर लगभग दर्जन भर संक्रमित हुए थे। जितने की भी रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई वे सभी बाहर से आने वाले मरीज हैं। उन्होंने कहा कि आगे भी हमें अपने जिले के भीतर संक्रमित ना हो, इसके लिए प्रशासन को आमजन के सहयोग की जरूरत है। बाहर से आने वाले व्यक्ति स्वयं या परिजन उसके आने की जानकारी देवे, जिससे कि वह व्यक्ति एवं उसका परिवार भी कोरोना संक्रमण से सुरक्षित रह सके। एक मैसेज देने के लिए था कि जैसे कि कोविड का स्प्रेड बढ़ता जा रहा है जिले में और अन्य क्षेत्रों में भी, विशेष तौर पर हमारे जो लगे हुए ज़िले हैं नागपुर और गोंदिया, उनमें कोविड काफ़ी बढ़ा है। महाराष्ट्र में काफ़ी बढ़ा है। अब तक हमारे यहाँ कुल 144 केसेस बालाघाट जिले में आए हैं। वो सारे केसेस ही लगभग बाहर से आए हुए के ये प्रकरण है। तो सभी से अनुरोध मैंने इस मीटिंग के माध्यम से पत्रकारों से और पत्रकारों के माध्यम से आम जनता से ये मैसेज किया है कि यदि आपके घर में कोई व्यक्ति बाहर से आ रहा है तो वो सिम्टोमेटिक, यदि वो सिम्टोमेटिक है तो ये आपको पता नहीं है और उसकी गलती भी उसमें नहीं है कि वो पॉजिटिव हो गया है या उसके पास कोविड के लक्षण उसमें आ गए या कोविड का वायरस उसके अंदर आ गया है, लेकिन वो जाने अनजाने में वो कई सारे लोगों को फैला सकता है, कई सारे लोगों को नुकसान कर सकता है। विशेष रूप से उन लोगों को जो कि बहुत छोटे हैं, मतलब 5 साल से कम के बच्चे या फिर 60 साल से अधिक के बुजुर्ग। सर्वाधिक महाराष्ट्र मुंबई से आने वाले 38 सदस्यों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। इसी तरह हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई से 32 सदस्य, विदेश से 10, यूपी और नॉर्थ से 19 सदस्य, एमपी सीजी से 15 को कोरोना निकला है। तो सोशल डिस्टेंसिंग उसमें आवश्यक है, तो इसलिए प्रयास ये किया गया है और अपील ये की गई है कि उन सभी को क्वारंटीन किया जाए, उन सभी को आइसोलेशन में रखा जाए। वैसे होम आइसोलेशन भी एक ऑप्शन है, लेकिन सामान्य तौर पर यह देखा गया है कि होम आइसोलेशन का प्रोटोकॉल्स का पालन नहीं हो पाता है। लोग चाहते ना चाहते अपने घर वालों से मिल लेते हैं, जिस कारण संभावना होती है कि कोरोना का स्प्रेड उनके घर में फैलेगा और उनके घर वाले चूँकि बाहर भी जाते रहते हैं तो कोरोना और भी लोगों को फैल सकता है। तो एक ऑप्शन इसमें हो सकता है कि हम लोग पूरे घर को बंद कर दें। उसमें सिर्फ ये होगा कि कोरोना उनके घर में ही फैलेगा, लेकिन वो भी एक अच्छा केस नहीं है, क्योंकि यदि उस घर में कोई वृद्ध और बच्चे हुए तो उनके लिए वो घातक हो सकता है। तो दूसरा ऑप्शन उसमें ये दिया गया है कि लोगों को उनकी आर्थिक स्थिति के अनुसार उनकी चॉइसेस उनको दी गई हैं। कई सारे होटल से हम लोगों ने बात किया जो कि बजट होटल्स हैं और अच्छे होटल्स भी उसमें हैं, शासकीय व्यवस्थाएं भी हैं, सारी की सारी पेड बेसिस पे हैं। एक रियायती दर पर उन लोगों को रहने की व्यवस्था करवाई गई है। जैसी जिसकी स्थिति और जैसी जिसकी चॉइस है वो उन होटल्स में जाकर रह सकता है। कलेक्टर श्री आर्य ने स्पष्ट किया कि अब बाहर से आने वालों को होम क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा। जिले से अनावश्यक कोई भी व्यक्ति बाहर न जाए और जाना है तो वो कोविड गाइडलाइन का पालन करे। उन्होंने बताया कि व्यापार या अन्य विषय के साथ बाहर जाने वालों को भी प्रशासन इस समय सूचीबद्ध कर रहा है। आमजन के सहयोग से बगैर कोरोना पर नियंत्रण संभव नहीं है। 5-7 दिन के लिए कुछ और रुपए यदि वो खर्च करता है तो उसके घर वालों से उसका सैंपल हो जाएगा, सैंपल के बाद वो फ्री होगा। उसका बस एक छोटा सा उसका ये सहयोग हमको, हमारे शहर को, उसके परिवार को कोविड के संक्रमण से बचा सकता है। फिर आपसे वही रिक्वेस्ट करूँगा कि लॉकडाउन कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। बहुत दिनों तक आर्थिक व्यवस्थाओं को रोका नहीं जा सकता है। लोगों की इकोनॉमिक जो गतिविधियाँ हैं वह चलती रहेंगी। इसलिए आवश्यक है कि जो लोग, चूँकि जैसा कि आपने अभी देखा कि हमारे शहर में संक्रमण नहीं है, तो हमारे लिए आवश्यक है कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको कंटेन किया जाए, उनको रोका जाए और कोरोना को रोका जाए, ना कि अर्थव्यवस्था को रोका जाए। तो पद्मेश 24/7 में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। We'll be right back.